है ना, थोड़ा लाइट का शायद प्रॉब्लम होगा। ठीक है। सर के थोड़ा पुष्पार्पण करेंगे हम, दिया मैंने जला के रखा है। सब लोग थोड़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करने के लिए बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंजल मैडम मधु दीदी 2 मिनट रुकिए। हाँ हिंजल मैडम। Good morning all the doctors. As we all know, today is the death anniversary of our beloved guru Dr. अशोक मोहंती सर। कहते हैं कि भावना व्यक्त करने की कोई जुबान नहीं होती, ये भाषा तो सिर्फ हृदय से महसूस होती है। सुर ताल साज सरगम की जरूरत नहीं, जुबान तो चुप रहती, सिर्फ आंखें बयां करती है। लेकिन भावनाओं को न केवल आंसू के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, बल्कि इसे हम अपने शब्दों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो सर के विशाल व्यक्तित्व को उजागर कर सके, और ना ही ऐसे कोई शब्द है जो हमारे असीमित दुख को बयां कर सके कि सर आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनसे रूबरू होकर हम ये महसूस करेंगे कि सर की शिक्षा, सर का ज्ञान, सर की बातें आज भी हमारे साथ है। तो आज जो होम्यो ओरिजिन स्टार्स ऑफ ओरिजिन ग्रुप ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है सर की श्रद्धांजलि में, इसमें हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सर के साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया है, सर से बहुत कुछ सीखा है, और आज वो सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिल्ली से डॉक्टर A.K. अरुण सर को कि वे आए और हमें गाइड करें और सर को श्रद्धांजलि दें। बहुत धन्यवाद। मोहंती तो हम लोगों के दिल में है, और ऑटो सेपरी का हमने एक पूरा अंक निकाला था। हालांकि इसके 2 लगातार अंक में भी हम उनकी श्रद्धांजलि जोड़ नहीं पाए थे, पूरे 1 साल हो गए, और मुझे लगता है कि उन बातों को याद करना बहुत मुझे तो दुख देगा, क्योंकि 18, 19, 20 3 दिन जो और 3 रात बहुत ही रेस्टलेस था। 19 की रात में ही डॉक्टर ने हम लोगों को संकेत दे दिया था कि, और हम लोग देख रहे थे मॉनिटर, क्योंकि हम तो साथ में ही थे, तो मॉनिटर देख रहे थे उनका हार्ट बीट, और जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा था, ऑक्सीजन का लेवल काफी नीचे चला गया था। अल्टीमेटली वो करीब 12:30 पौने 1 बजे डिक्लेयर किया डॉक्टर ने। फिर हम लोग सुबह सब कुछ किए। तो उन बातों से मुझे लगता है आगे निकलना चाहिए हम लोगों को, और डॉक्टर मोहंती को दिल में रखने और डॉक्टर मोहंती के माध्यम से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, वही असली चीज है जिसको लेके हम लोगों को बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि डॉक्टर मोहंती ने बहुत कम समय में होम्योपैथी के सोल को समझने की कोशिश की। और मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं कि डॉक्टर राजन संकरन के साथ जब मेरी बातचीत होती थी, हम लोग बहुत पहले से एक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संकरन और मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। तो जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर मोहंती को कभी आप मिले हैं या उनका कुछ सुने हैं, तो कहे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है मोहंती को, कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। ऐसी बात होती रहती थी कि बनारस में हम लोगों को एक सम्मेलन करना पड़ा, और बनारस के सम्मेलन में डॉक्टर मोहंती और डॉक्टर राजन संकरन का एक साथ सेमिनार। उस सेमिनार में डॉक्टर मोहंती ने 2 केस दिखाए थे और डॉक्टर संकरन ने 1 केस दिखाए,
और उसके बाद जो भी ऑडियंस थी BHU कैंपस में, वहाँ जो IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके ऑडिटोरियम में पहली बार डॉक्टर शंकरन और डॉक्टर मोहंती को वो BHU में मैंने बहुत दिल से मिलते हुए देखा। और मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर शंकरन शुरू से सिनर्जी की बात करते हैं। उनकी किताबें आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें सिनर्जी की बात मिलेगी। सिनर्जी, सिंथेसिस, ये सारे शब्द वो बहुत यूज करते हैं आज के जमाने में। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो क्राइसिस है मॉडर्न मेडिसिन का, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे होम्योपैथी का रेलेवेंस बढ़ेगा। और हमारे सामने संकट ये है कि हम उस बढ़े हुए रेलेवेंस में, हमसे जो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ेंगी, उसको पूरा करने में हम कितना सक्षम होंगे। अगर हम अच्छी तैयारी नहीं करते, अच्छी पढ़ाई नहीं करते और होम्योपैथी को ठीक से नहीं समझते, तब तक हम उसको उन कमियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो स्थिति होगी वो बहुत हास्यास्पद होगी कि चुनौती है, मौका भी है, और हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्योंकि होम्योपैथी को दुर्भाग्य से पिछले 250 वर्षों में बहुत कम जगहों पे और बहुत कम चिकित्सकों के द्वारा ठीक से समझा गया। डॉक्टर शंकरन, डॉक्टर सहगल, इस तरह के जितने भी मौलिक चिंतक थे, इंक्लूडिंग आप उस जमाने के डॉक्टर्स को देखिएगा तो डॉक्टर हैनीमैन की मटेरिया मेडिका प्यूरा देखें या डॉक्टर केंट का लेक्चर्स पूरा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। और ऑर्गेनॉन में डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत खुल के लिखा है कि हमको सिक का इलाज करना है, डिजीज का नहीं। हिपोक्रेट्स की एक लाइन है जो मैं बहुत कोट करता हूं अक्सर, मैं आपके सामने भी रखता हूं। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने एक बार कहा था, जस्ट ए मिनट, कुछ चीजें जो है ना बिखर जाती है तो उसको उनका डॉक्टर हिपोक्रेट्स लिखते हैं अपने, उनकी जो राइटिंग्स हैं खास करके प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, उसमें इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन हैज ए डिजीज देन टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डिजीज द पर्सन हैज। कहते हैं कि बीमारी से ज्यादा उस बीमार व्यक्ति को समझने की जरूरत है। और ये मॉडर्न मेडिसिन के फादर माने जाते हैं। जब हिपोक्रेट्स ऐसा कह रहे हैं तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है। ये अलग बात है कि मॉडर्न मेडिसिन में डिजीज की प्रधानता होती चली गई और यही वजह है कि वो सारी चीजें पैलिएशन तक, सप्रेशन तक रह गई, क्योर तक नहीं पहुंचा। और वो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग उसको क्योर तक कैसे पहुंचाएं। होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात है, और खास करके डॉक्टर मोहंती से जोड़ के मैं अगर देखूं तो डॉक्टर मोहंती कहते थे कि रेपर्टरी के लैंग्वेज को समझे बगैर होम्योपैथिक प्रैक्टिस संभव नहीं है। और रेपर्टरी के लैंग्वेज को समझने के लिए डॉक्टर एमएल सहगल के हम लोग स्टूडेंट रहे, मैं, डॉक्टर मोहंती, डॉक्टर प्रेम, हम सब लोग डॉक्टर एमएल सहगल के यहाँ जाते थे। तो वहां पर उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि पेशेंट क्या कह रहा है, द से ऑफ पेशेंट, द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, अंग्रेजी बोल रहा है, लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, आप उसकी सोल को, उसकी फील को समझिए कि पेशेंट क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और ये 3 फॉर्मूले व्हाट, व्हाई एंड हाउ को पेशेंट के वर्जन्स पे लगा दीजिए। पेशेंट ने कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दिया तो क्या दिया, क्यों दिया और कैसे दिया। द से ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आपने पेशेंट के लैंग्वेज को समझ लिया, फिर आप रेपर्टरी में आइए, और जब आपने रेपर्टरी में रूब्रिक के साथ उसको तालमेल कर दी तो फिर आप उसके बाद मटेरिया मेडिका में जाइए, वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से डॉक्टर मोहंती ने अपनी किताब, उनकी किताब है, आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो मंगा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, उसमें उन्होंने लिखा है। ये बहुत अहम बात है। और यहां से मोहंती की जो पूरी थिंकिंग है वो बदली थी। आपको मालूम होगा कि वो एयरफोर्स में थे और उसी दौरान साइड बाई साइड पढ़ाई करते गए। एयरफोर्स ने उनको प्रिविलेज भी दिया था और वो प्रैक्टिस भी करने लगे थे। और बाद में जब वो माइंड के साथ जुड़े, डॉक्टर सहगल के साथ जुड़े, तो फिर उनकी तो जर्नी ही बदल गई। और फिर जब उनकी जर्नी बदली तो कितने लोगों की जर्नी बदली, आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में, देश में आज
HHF वालों का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, उसमें डॉक्टर मोहंती को एक अलग अंदाज में याद कर रहे हैं। जितने भी उनके साथ जुड़े हुए या होम्योपैथी से जुड़े हुए लोग हैं जो मोहंती को सुन चुके हैं या जानते हैं या उनका लिखा हुआ पढ़ चुके हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि होम्योपैथी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और यही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। मैं एक छोटी सी बात और कह के, मुझे मालूम है कि काफी सारे लोग हैं, आप लोगों को और भी लोगों को सुनना है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हम लोगों को डॉक्टर शंकरन ने भी पढ़ाया, डॉक्टर सहगल साहब ने भी पढ़ाया। अब जैसे देखिए, एक आपको रेपर्टरी में एक रूब्रिक मिलेगा, वीपिंग, सिंपल रूब्रिक, लेकिन इसके अंदाज देखिए, इस रूब्रिक के साथ एक हल्का सा ट्विस्ट आते ही सारा का सारा सोच बदल जाता है, उस मरीज की पूरी वर्सन्स चेंज होती है। जैसे वीपिंग काउजलेस, अनावश्यक रो रहा है। दूसरा रूब्रिक है वीपिंग विदाउट नोइंग व्हाई, वो रो रहा है लेकिन उसको खुद पता नहीं कि क्यों रो रहा है। ये रूब्रिक है आपके रेपर्टरी में। एक और रूब्रिक है वीपिंग इनवॉलंटरी, रोए जा रहा है। अब आप तीनों रूब्रिक को देखेंगे तो सतही तौर पर तीनों रूब्रिक में कोई बहुत फर्क नहीं दिखेगा। काउजलेस, बिना मतलब का रो रहा है, विदाउट नोइंग व्हाई, उसको पता नहीं है फिर भी रोए जा रहा है, और रोए जा रहा है। क्यों रो रहा है उसको पता ही नहीं। उससे पूछिए क्यों रो रहा है तो कुछ नहीं, और रोना शुरू कर देगा। अब ये तीनों रूब्रिक में कुछ मेडिसिन आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन कई मेडिसिन हैं जो बिल्कुल सिंगल इसमें बैठे हैं। अब यहां से आप सोचिए कि होम्योपैथी को हमारे मास्टर्स ने किस तरह से डिजाइन किया, और ये सारा का सारा खेल तो प्रूविंग पे है। जब इन दवाओं की प्रूविंग हुई थी, उस समय जो भी सिम्टम्स हमारे प्रूवर्स को मिले थे, उन्होंने एज इट इज नोट किया, और बाद में रेपर्टरी आया। रेपर्टरी तो बहुत बाद की चीज है, ये तो एक मैकेनिकल एक फॉर्मूला के रूप में आया कि इतने सारे सिम्टम्स को हम एक जगह कैसे रखें। एक स्टोर हाउस, एक गोदाम जैसा बना के उसमें सारे सिम्टम्स को रख दिया गया, और बाद में फिर ये सब सॉफ्टवेयर्स आए जो इन सबको सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप परफेक्ट मेट्रिया मेडिका ऑफ माइंड अगर देखेंगे एम एल सहगल साहब की लिखी हुई, तो आपको उसमें सिंगुलर रूब्रिक्स भी मिलेगा। ये अकेली मेट्रिया मेडिका है माइंड पर, जिसमें आपको सिंगल रूब्रिक मेंशन्ड है, ये अकेली इसी की दवा है। तो ये मोहंती की खासियत थी कि वो मरीज के वर्सन्स को, मरीज के बोलने के अंदाज को इस तीन तरीके से, कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, यही डॉक्टर शंकरन की टीचिंग है, यही डॉक्टर विजेकर की भी टीचिंग थी, यही हमारे सहगल साहब की टीचिंग है। और सहगल साहब के साथ जितने भी डॉक्टर मोहंती आए, डॉक्टर प्रेम है, जितने भी लोग, डॉक्टर मान है, सब लोग इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। 3P की बात करते हैं कि प्रेजेंट, परसिस्टिंग एंड प्रीडोमिनेंस। वही है कि क्या है, ऐसी कौन सी बात है। मरीज जाहिर है आपसे जब बात करेगा तो जो उसकी तात्कालिक तकलीफ है उसको स्ट्रेस देता है, डॉक्टर साहब ये मेरा ठीक करो। फिर वो बार बार कहेगा अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ये भी है, ये भी तो है, लेकिन ये वाली बात ना जरा सा इसको पहले ठीक कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे की हम सोचेंगे। प्रीडोमिनेंट की बात करेगा, परसिस्टिंग जो बार बार उसको परेशान कर रहा है उसकी बात करेगा। माइंड के चैप्टर में आपको ये चीजें मिलेंगी, और केंट ने भी कई जगह लिखा है, हमारे ऑर्गेनोन के शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे एफोरिज्म में आपको इसके अर्थ मिलेंगे कि जो परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं, उसके अंदर जो जनरल एक फीलिंग है पेशेंट की, जो मरीज जिस पीड़ा से ग्रसित है और उसको जिस रूप में वो व्यक्त कर रहा है, अगर हमने उसको पकड़ लिया, और ये बहुत मुश्किल नहीं, आपको सिर्फ पेशेंसली पेशेंट को सुनना है, आप लीड नहीं कीजिए, आप उसको बोलने दीजिए, आप उसको लैंग्वेज भी मत सिखाइए, उसको जैसे भी वो अपने, हो सकता है वो एक्ट करे। डॉक्टर शंकरन ने इसको भी डेवलप किया है, डूडल्स। डॉक्टर शंकरन का एक टेक्निक है डूडल्स। कहते हैं कि अगर पेशेंट कुछ नहीं बोल सकता है, जो पेशेंट डाउन है, उसको कागज और कलम दे देते थे, कहते थे चित्र बनाओ, उस पर कुछ डूडल्स बनाओ। तो पेशेंट जो डूडल्स बनाता है, जो रेखा चित्र बनाता है,
उससे वो सिम्टम्स को पकड़ते हैं, उससे वो रूब्रिक्स तक पहुंचते हैं। अब देखिए कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हमारे बीच में आ रही है, हमारे एक्सपीरियंस से आ रही है। सिर्फ इसको क्रिटिसाइज करने की बजाय हम लोगों को उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे आपको बिल्कुल अपना ही रास्ता मिलेगा। मोहंती ने भी अपना रास्ता खुद बनाया। मोहंती ने अपने हम लोग सैगल स्कूल में सब साथ थे। बाद में आपको पता है कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इस तरह की दिक्कतें होती है कि काफी समय तक थोड़ी बहुत विवाद की वजह से लोग अलग हो जाते हैं। उस तरह से कई सारी दिक्कतें आई थी, उन सब की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर डॉक्टर मोहंती ने अपना एक अलग से शुरू किया। हम सब लोग मोहंती के साथ थे, हम सबके साथ हैं, लेकिन मोहंती के साथ थे और चीजें डेवलप हुई। लेकिन प्रकृति में भौतिक रूप से उनको बहुत कम उम्र मिला और पिछले साल आज के ही दिन उनकी मृत्यु हुई थी। मुझे लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ट्रिब्यूट उनको देता हूँ। आप सबकी तरफ से मोहंती को दुआएं देता हूँ कि वो सोल जहां भी होगा कुछ ना कुछ नया ही गुल खिला रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो रास्ता बनाया था, खास करके होम्योपैथी के लिए, जो उन्होंने एक सरल तरीका कि 2 मिनट 3 मिनट आप मरीज से बात करके उसकी दवा तक पहुंच जाए, उसको उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से जो हम लोग के सामने रखा, वो हमारी मेमोरी होगी और हम उसी के सहारे होम्योपैथी में आगे बढ़ते जाएंगे। मोहंती हमारे साथ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण सर। थैंक यू सर। वैसे जाने वाले कभी नहीं आते तो बस उनकी याद है। अभी सर से मैं तो कभी नहीं मिली, लेकिन आप लोगों से जो सर के बारे में इतना पता चलता है ना, तो उनके बारे में ऐसा लगता है कि उस व्यक्तित्व को हम बहुत नजदीक से जानते हैं। भले ही उनसे अब मेरा मिलना कभी नहीं होगा, लेकिन उनकी जो स्मृति है ना, उनको जो वीडियोस में मैं देखती हूँ और उनकी जो एक स्माइल है ना, वो मन में हमेशा एक सुकून देके जाती है। तो भले ही उनसे नहीं मिली हो, लेकिन उनकी आप लोगों से जो शिक्षा मिलती रहती है ना, वो जीवन के हर मोड़ पर सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी। क्योंकि अच्छे लोग भले ही चले जाते हैं, लेकिन वो दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। जैसे आज हम इस लम्हे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इस लम्हे में हम सर को अपने बीच महसूस कर रहे हैं। तो कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती है याद बनकर, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। तो मैं श्रद्धांजलि की इसी कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर मधुस्मिता मैम को कि वे आए और सर को ट्रिब्यूट दें। नमस्ते। इतनी जल्दी ये वक्त आ जाएगा हमें सोच के बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी 1 साल हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे मुझे हमेशा लगता है कोविड था, लॉकडाउन था, सब कुछ था, तो सब कुछ ठहरा हुआ था। जैसे कि हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हुआ, ऑफलाइन बंद हो गया, तो मुझे लगता है कोविड ठीक हो गया, अभी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो मैं बोल नहीं पाती, एक्चुअली सर की बात याद आती है तो मुझे लगता है फिर से हम कटक जाना शुरू करेंगे, सर फिर से आएंगे। ऐसे लगता है जैसे दिल में ही है सर, फिर से कटक आ जाएंगे, फिर से वही सब कुछ चलता रहेगा हमारा। लेकिन पता नहीं ऐसा कभी होगा ही नहीं, इस लाइफ में होगा ही नहीं। मानती सर सबके लिए क्या थे पता नहीं, लेकिन हम लोग के लिए उनके बगैर हमारी कोई जिंदगी नहीं है। जैसे कि हमारी प्रैक्टिस सब कुछ उन पे डिपेंडेंट। सभी साल में 2 बार सर आते थे, 6 महीना में एक बार। जिनको भी टाइम दो नहीं दो, हमारे लिए सर अभी आना है तो आते रहते हैं। मई जून में आते, फिर अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम में हमारा वेकेशन होता था, लेकिन हम कहीं भी बिना जाते सर के लिए 3 दिन निकाल के रखते थे। सर आते तो कोई पढ़ने का बहाना। आजकल हम बहुत देर में पढ़ना सीखे धीरे धीरे, लेकिन मैं 2006 से सर से जुड़ी हूँ। तब बहुत छोटे थे हम लोग,
प्रैक्टिस नया नया होता था, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हम इसीलिए जाते थे क्योंकि सार आ रहे हैं, जैसे कोई अपना रिश्तेदार, कोई फादर फिगर हो, सार से मुलाकात होगी, कुछ पढ़ाई हो नहीं हो, सार भी आते हैं 3 दिन, पढ़ाई जितना भी होता है इतना गप्पे लड़ाते हैं हम लोग, हमारे साथ बोलते हैं उड़ीसा आया हूँ तो होगा ही, पढ़ते तो रहेंगे, इतना इतना बात करते हैं, इतना मतलब ऐसे सार वाज लाइक ए चाइल्ड, कुछ भी लेके कुछ भी। मैं एक बार रास्ते से गाड़ी में गई, कटक पहुंची, रास्ते में एक वो मिलता है सूजी का एक चीज, वो लेके गई थी मिठाई, टिफिन के टाइम सर को ब्रेक के टाइम दे, तो सर ने बोला अरे ये कौन लाया, ये तो यहाँ पर होटल का नहीं है, तो ना सर ये मधुस्मिता ही लाई है। तो आप लोग इतना प्यार करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे बोलते हैं, इतना खुश हो जाते हैं उसी छोटी छोटी बातों में, बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम बच्चे जैसा। घर में बोलते हैं, मेरे मिसेज बोलती है तुम तो उड़ीसा जाते हो खाने के लिए, उसी टाइप के थे सर। तो सर के बारे में क्या बोले, सर अभी ये होगा नहीं, कभी लाइफ में मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, जैसे हमारी जिंदगी ठहर सी गई। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन चालू था, अभी हम लोगों का कल है 21 हो गया, होटल के कारण कटक जाएंगे, ऑफलाइन ट्रिब्यूट करेंगे, आई एम सॉरी। तो सर से जो कुछ भी सीखे हम उसी में अभी चल रहा है, बार बार वही चीजें, जब भी कोई पेशेंट देखती हूँ तो एग्जैक्टली वही चीजें सर ऐसा बोलते थे, हमें तो उड़िया में पढ़ाते थे ना, इसीलिए बहुत मतलब कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग, सर ऐसे ही बोले थे, इस रूब्रिक के लिए ऐसा बोलते थे सर, पूरा एकदम जैसे पूरा सर बोल रहे हैं ऐसे लगता है हमेशा। सर का मैं आपको आज टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, सर का बहुत दिन पहले हम जब सेमिनार में जाते थे ऐसे हैंडआउट्स दिए जाते थे, तभी छोटे छोटे हैंडआउट्स दिए जाते थे, पढ़ने के बाद खत्म हो जाता था, जो भी मस्ती करो जो करो, चलो घर में जाके फिर पढ़ेंगे। आजकल ये थोड़ा कम हो गया, जब बहुत कुछ चेंज हो गया, तो उसी में से जो है सर का एक हैंडआउट मुझे आज मिला, अशोक भैया बहुत लेट मुझे बोले करना है करके, तो उसमें से निकाली हूँ, उसी में से कुछ मैं डायरेक्ट सर का लिखा हुआ पढ़ती हूँ, आप लोगों का काम जरूर आएगा। तो ये देखती हूँ मैं, अगर स्क्रीन शेयर में हो जाता है, मैंने फोटो भी डाला उठाया था, कैसे करूं, शेयर स्क्रीन, ओके, शायद अलाउ करना पड़ेगा, अभी ग्रुप में डाल देंगे आप उसको, आप अभी ओरल बता दीजिए। अभी शेयर स्क्रीन में हो जाएगा क्या? नहीं अभी मत, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ग्रुप में डाल देंगे हम, अभी आप ओरल बता दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ, हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ये सर का ये हैंडआउट मुझे मिला, तो ये है अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग रेमेडीज इन एक्यूट कंप्लेंट्स। सर तो एकदम एक्यूट में माहिर थे, जैसे कि बोलिए, सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैडम सुन रहे हैं। यस यस मैम। लेकिन मेरा वीडियो पता नहीं पॉज हो गया क्यों। तो एक्यूट केसेस में सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूट केसेस दिखाते हैं हमें 3 दिन में, 15-16 केसेस हो जाता था 2 दिन में। लास्ट डे रखते थे, कोई नया रेमेडी इवोल्यूशन हुआ होगा तो पूरा दिन, आधा दिन चला जाता है नया रेमेडी में लास्ट डे। तो हमें एक्यूट में मजा आता था, छोटा छोटा केस, कोई जैसे कि आज तक जैसे कोई पहले बोलेगा, कौन पहले बोलेगा, ये है शुरू से हमारा मतलब एक्सपर्ट थे जैसे एक्यूट में। सर बहुत सारा केस था सर का। सब प्रॉपर है, वीडियो एकदम प्रॉपर। करूं? हाँ ठीक है। तो सर का हैंडआउट भी ही पढ़ती हूँ मैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा समझा के पढ़ती हूँ मैं। 70% of our patients come to us when they are troubled with acute complaints like pain, fever, itching, eruptions with burning, and cracks with bleeding, diarrhea, vomiting, etc. etc. इसी में से हमारा क्लिनिक चल ही जाता है,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही चीजें चलते रहते हैं. The underlying cause may be some recent infections or acute exacerbations of any chronic disease. They need immediate intervention or else the condition of the patient may deteriorate, which will ultimately lead to severity and the patient may contemplate to change the physician or pathy. अगर हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे तो शायद वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए, नहीं तो एलोपैथी ही खा ले. तो उसी में हमें मैजिक करना होता है, उसी में हमें पीपीपी पकड़ना होता है. पहले जब हम क्लासिकल करते थे वो थोड़ा डिफरेंट होता था तभी, अभी शायद थोड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर के लिए इजी है तब, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक्यूट में थोड़ा टेंशन हो जाती थी. लेकिन इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो, फटाक से कोई रिमेडी दे दो, मिरेकल होना शुरू हो गया, मजा आता है अभी. तो ए होम्योपैथ इन हिज अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड फेमस एंड सक्सेसफुल इफ ही कैन हैंडल दीज केसेस. ये सार ने लिखा है, एफिशिएंटली विदाउट लूजिंग इवन अ सेकंड. फट से पकड़ लो. ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस इन RH मेथड, many homeopaths not practicing this method discouraged me to go into this method as it only understands the patient through mental symptoms. Their logic was how a person can give you symptoms when he himself is in great distress. हमें लगता है ना, अरे उसको तो तकलीफ है, उसको बुखार है, कैसे बताएगा मैं डल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं नहीं हूं. जिसको भी हम जो भी माइंड मेथड में ज्यादा जानकारी जिनको नहीं है वो लोग, मुझे भी बहुत लोग बोले हैं बच्चों में कैसे ठीक करोगे, बच्चे क्या बोलेंगे अपना मेंटल सिम्टम्स. माइंड में हमारा चला गया ना मेंटल सिम्टम्स. ये लो, जब हम BHMS कर रहे थे तब ये रिजर्व है, बंदा कोई बोलता नहीं तो ये ऐसे करके लेते थे. लेकिन ये एक्चुअली माइंड सिम्टम्स नहीं है, ये बिहेवियर है जो रोगी का हमें देखना पड़ता है. After reading ROH series, I was confident, Sir was confident enough to approach acute cases as the most important thing. Dr. Late M.L. Sehgal emphasized upon was the observation of the patient from bedside. That cleared off all my doubts about mental symptoms. I was convinced that mental symptoms are not to be taken, rather it is to be observed as it is, without any addition and subtraction at the physician's end. You need sharp observation skill and split second decision making ability to ask the question in line with the patient's say, so that you are through to the right remedy. तो 4 चीजें सर ने बोले हैं. एक है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड इज डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट. तो ऑब्जर्वेशन इज द हाउ पार्ट, कैसे वो व्यक्ति बिहेव करता है, पेशेंट का से एंड एक्ट, हाउ ही एक्ट्स. फर्दर ऐसा हम पेशेंट से पहले देखेंगे और फर्दर क्वेश्चनिंग विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पार्ट, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब द से एंड एक्ट, क्यों ऐसा एक्टिंग हमें पता चलता है. ड्यूरिंग द एबव प्रोसेस यू विल टेंड टू कंप्रेहेंड फ्यू सिमिलर रेमेडीज. तो 2-3 रेमेडी हमारे दिमाग में चलते हैं एक्यूट केसेस जब देखते हैं हम at a time when there is a very thin line of demarcation between them. तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो 3-4 रेमेडी आ जाती है एक ही टाइप की. थोड़ा मतलब तो थोड़ा डल है बंदा तो टॉर्पर आ गया, डिस्कंसर्टेड आ गया, ऐसा बहुत कुछ चीज आता है दिमाग में. तो डू नॉट जस्ट गेट डिस्करेज्ड बाय द सेम. दिस मीन्स यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द पेशेंट. हियर यू स्प्लिट सेकेंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू will come to use. You have to ask questions on. There is always a chance that the patient may not improve in 24 hours time. Retake the case and see whether your decision last time was right. If right, then go on increasing the potency. Here, the management part comes into play. Fourth part, you can go on increasing potency up to CM. ये जो experience है ना, ये कहीं से नहीं मिलेगा. If the patient does not improve, but the state is similar. If the patient does not improve, but CM potency, and you change the remedy immediately when you realize that your approach and decision was wrong. हम remedy change करते हैं, but mind you, when you approach an acute case with your PPP should be the criteria. जो PPP हम पहले देख के ये डिसाइड किए थे एक remedy, उसको माइंड में रखना चाहिए.
जैसे कि अगर हमारा एंट्री पॉइंट है टॉप पर किसी भी केस में, जगह अगर हम उसी रिमेडी को चेंज करने की सोच रहे थे, उस टर्पर को ना छोड़े। वो पी में था, जो प्रेजेंटेशन में था, हम पूरा एकदम चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट योर एरर in comprehending the state of the patient is minimal. But if you jump to another rubric which is not even nearer to the approach rubric, then you have a long way to go in revolutionized homeopathy to treat acute cases. Whenever you approach a case, be a keen observer to target which condition of patient is PPP for which he has come to you. During management, if the remedy is not working, you have the choice to find accurate simillimum. During management, अगर आपकी दवाई काम नहीं कर रहा है, accurate simillimum नहीं है, right remedy, only you have selected the right rubric during case taking. In the coming 4 days, I will be showing you video clips. अच्छा, तो मैं केस में आती हूँ। सर का 2-3 केस है, उसके नीचे केस में आती हूँ। केस ऑफ प्रगति, शायद बहुत लोगों को पता होगा, ये मैगजीन में भी आया होगा, तो सुनिए थोड़ा ध्यान से। The main complaint in Pragati's case here is fever, cough, stomach pain. The cough is continuous throughout the day and night. There is nothing which the child can communicate. तो एकदम बात भी नहीं कर रहा है वो लड़की, कंटिन्यूसली दिन रात खांसी हो रहा है, फिर स्टोमक पेन हो गया, फीवर हो गया, खांस के तो स्टोमक में पेन हो जाता है। सो हियर वी हैव टू डिपेंड ऑन द से ऑफ द अटेंडेंट। वो एकदम बिल्कुल कुछ बात ही नहीं कर पाती, तो हम थोड़ा अटेंडेंट को ही पूछते हैं इसी टाइप के केसेस में, ऑब्जर्वेशन काइंड के लिए। द चाइल्ड क्या करता है, अगर इतना खांसी होता है तो क्या कैसे बिहेव करता है, उसी से हम उसका माइंड सिम्टम्स लेने की कोशिश करते हैं। द चाइल्ड वांट्स टू बी इन द आर्म ऑफ हर मदर एंड समटाइम्स सी ऑल्सो प्लेज, कभी कभी खेलता भी है, लेकिन वो ज्यादातर टाइम अपने मम्मी की आर्म में, गोदी में रहना, कंधे में रहना पसंद करती है। बट व्हेनेवर सी फील्स सिक, देन सी बिकम्स डल एंड लाई डाउन। समटाइम्स सी स्लीप्स आफ्टर दैट, सी हार्डली ईट्स एनी फूड। खांस के एकदम मम्मी के गोद में जैसे सो जाएगी। कभी कभी वो खेलते भी रहेगी बिल्कुल, लेकिन जब ज्यादा सिक हो जाती है तो ऐसा उसका रिएक्शन होता है। तो हम यहाँ से एक रूब्रिक, क्या बहुत सारा रूब्रिक दिमाग में आया होगा हमारा, तो हम यहाँ से एक रूब्रिक ले रहे हैं, डॉलनेस हिट ड्यूरिंग। हिट मतलब जो पेशेंट का मेन टाइम है, जो खांसी का पीरियड है, जो उसका सिकनेस का टाइम है, उसको हिट लिया गया है। फिर बुखार भी है उसको, तो डल हो जाता है। तो चाइल्ड डज नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग एंड जस्ट लाई डाउन व्हेन द टेम्परेचर राइजेस और कॉफ इंक्रीजेस। देखिए, टेम्परेचर राइजेस और कॉफ इंक्रीजेस, दोनों को हम डलनेस हिट ड्यूरिंग। दिस में बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिप्लीशन ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल एकदम खत्म, उसका डल हो गया उसको, तो विच में बी टॉर्पर। तो टॉर्पर कंडीशन भी हो सकता है। तो उसमें से क्या होता है ना, दोनों रिमेडी दिमाग में आता है, एक हायोसियमस एंड पॉल्सेटला। दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इन हायोसियमस एंड पॉल्सेटला से दोनों में और कॉमन क्या क्या रूब्रिक्स आएंगे, उसी में से हम डिफरेंशिएट करेंगे। We have also a rubric, bed remain in, bed desires to, where the patient will always have an intention to lie down during the problem. Bed remain in bed. Here the mother told that she always lie down on the bed and sometimes sits down then goes to sleep. कभी कभी वो उठ के बैठता है, फिर जाके सोती है। In hyoscyamus, the need of bed is a desire to stay in the condition. Need of bed is a desire to stay in the condition wherein he or she feels comfortable and secure. Further, the patient apprehends he may not get that. When Hyos stays in a comfortable condition, he will never leave that and even put a strong fight for the same. वो बेड में रहने के लिए एक strong fight भी कर सकता है। Then in Pulsatilla, the patient intends to stay
In that bed, wherein he gets continuous care and affection. पल्सेटला का बेड क्या है? बेड ऑफ केयर, बेड ऑफ अफेक्शन. तो उसको प्यार मिलता रहे, उसी में वो खुश है. She needs continuous attention and affection. पल्सेटला का बेबी हम भी देख रहे हैं, उसको जितना केयर करो, जितना प्यार करो, मम्मी चाहिए, कोई उसका केयर करे, अटेंशन सीकर. The patient is mild, hence they yield to change in the comfortable position as per the situation. वो माइल्ड पे यील्डिंग में है पल्सेटला, तो वो चेंज कर सकता है. So there is no bad part in this case. Rather, it is the condition of energylessness. उसी को समझना होगा. सबको बेड में पड़ा रहा, मतलब बेड रिमेन डिजायर हम फट से ले लेते हैं, तो उसका व्हाई, हाउ, ये सब समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे एनर्जी लेस हो गया, डल हो गया, इसलिए वो चाइल्ड had to lie down and sleep. There also Hayes is a rival, but the expression of Hayes patient is always full of doubt and little fear, which should be always evident in each case of the remedy. समझ रहे हैं? The other rivals of pulsatilla in this case, ये केस में क्या डलनेस ड्यूरिंग में आ गया, बहुत सारा रेमेडी आएगी. हमने काट लिया, जैसे पाँव पोछने पड़ते, जैसे नहीं हुआ, ये क्यों नहीं बोली, फिर हम केस खत्म होते ही जो मन में आता है उसको पहले काटो, क्यों नहीं होगा. फिर धीरे 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 चीजें समझ में आ जाती है, रूल आउट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है. अच्छा, तो अदर राइवल्स ऑफ पल्सेटला इन दिस केस आर, ऐसे डॉल कौन पड़ा रहेगा और पल्सेटला के राइवल? कोकुलस है, इग्नासिया है, जेल्सिमियम है. We should know how to differentiate these three remedies in a flip of second so that the right remedy is prescribed. In Coculus, the patient always lies down in the bed as he has exhausted all the energy. But the greater part of Coculus is in its careful others about. Careful of others about. Coculus का है, बेड में है. Though the mother doesn't want to carry the child in chill wind outside, but she has to do the same as the child doesn't like to stay alone. Here the Coculus child would have allowed the mother to go. वो छोड़ देती है, वो जितना भी परेशान हो जाओ, जो भी हो, दूसरे को लिए केयर उसका दिखता रहेगा, बसता रहेगा. Coculus child होता तो would have allowed the mother to go. Pulsatilla is also in the rubric cares full of others about. ये और एक आ गया rivalry, Coculus का ये rubric में आ गया. But this care is linked to selfishness of Pulsatilla. Pulsatilla क्यों, उसको प्यार चाहिए तो वो प्यार देती है, वो थोड़ा सेल्फिश है. Pulsatilla will care for others till the time he gets affection in return. Otherwise, he is very selfish. उसको रिटर्न में चाहिए नहीं, तो इसीलिए वो मानता है बात. Then we have gelsemium. We have gelsemium in torpor. हमने torpor सोचा, इसीलिए gelsemium वाला आएगा. एक्चुअली जेल्सिमियम, टॉर्पर में जेल्सिमियम ही आता है दिमाग में. जेल्सिमियम का टॉर्पर, एक बात याद आई, मैं बता देती हूँ. और सर ने एक केस दिखाया था, वो पेशेंट का शायद हेडेक या फीवर, शायद हेडेक होगा. वो किसी दोनों उसके अटेंडेंट उसको ऐसे पकड़ के ला रहे हैं और ऐसे गिरे जा रहे, इतना हेडेक उसको, ऐसे गिरे जा रहे, दोनों साइड में, दोनों उसको उठा के सर के पास लेके आए. जब यहाँ से यहाँ तक टेबल के पास आएगी तो वो वाल में एक हाथ रख रहा है, यहाँ पे हाथ रख रहा है, ऐसे ऐसे करके आके बैठा. तभी से सर का केस हो गया. समझ में आ रहा है ना? तो जो क्या होता है, जेल्सिमियम का रूब्रिक था, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल. अगर वो नहीं पकड़ के चल रहा है वाल्स को, टेबल को, गिर जाएगी. ऐसे उसको देख के वो जेल्सिमियम की इशार की याद आ जाती है. उसी टाइप की केस देखते हैं. जैसे भी उसको सहारा चाहिए, नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएगी. हेडेक है, इसमें क्या गिर जाना, इतना क्या हो गया उसको. तो एक केस सर लेडी की शायद दिखाए थे कभी. हाँ, तो यहाँ पे हम रुके थे. वी हैव जेल्सिमियम इन टॉर्पर which is very close to pulsatilla, but in gelsemium the patient has difficulty in opening the eyes. आंखें एकदम खुलेगी नहीं. As the torpor is extremely severe,
The patient feels if he loses further energy in that act, ना आंख अगर खोल के भी तो देखना है उसको देखा तो उसका उतना भी एनर्जी चला जाएगा. उसको ऐसे लगता है थोड़ा सा if he opens up his eyes, it will be difficult, very difficult to sustain. उतना भी उसके पास मसल refuse to obey, एकदम देख नहीं सकता. Patient has a continuous apprehension that if he moves from the condition where he is right now, there is a chance that he will lose composure. To again regain that state, he has to struggle hard for. और एकदम टर्पर स्टेट, सीवियर टर्पर स्टेट में होगी पेशेंट, कोई भी एनर्जी, nothing left out. Hence, this child would have been gelsemium. She would have preferred to take support of mother's shoulder or hand to sit. The eyes are hardly open in gelsemium case. And after lying down, she would not have preferred to go out with her mother. अगर सो गया तो सो गया, मम्मी हो नहीं हो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है. तो ये जेल्सिमियम का पार्ट हुआ. फिर नेक्स्ट था इग्नाशिया. इग्नाशिया इज इन द रूब्रिक डिस्कंसर्टेड. मैं बोली टॉर्पर डिस्कंसर्टेड उसी काइंड का फीलिंग आएगा, डॉलनेस जो देख के उसका पेशेंट का. साथ का इग्नाशिया फेवरेट रेमेडी था. इग्नाशिया सार से मिस ही नहीं होती थी. इतना इग्नाशिया हमें दिखा है रोज जब भी आते हैं. इग्नाशिया डिस्कंसर्टेड, जैसे कि पेशेंट को खांसी है, वो बच्चा एकदम ऐसे गिरा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा खांसी होता जाता है, ऐसे पड़ा है पेशेंट. इग्नाशिया सर देते थे. डिस्कंसर्टेड एक ही रूब्रिक उनका बहुत अच्छा था. टू ऑब्जर्व द स्टेट डिस्कंसर्टेड इन चाइल्ड इट्स रियली डिफिकल्ट. मतलब खास के और कुछ है ही नहीं, एकदम तालमेल सब बिगड़ गया, एकदम गिर गया वो. But if you can feel this rubric, then there will not be any problem to see in any case, whether it is a case of chronic child or adult. In disconcerted state, the person just quits the struggle with the disease. जैसे कि ये युद्ध लड़ रहा था, वो हार गया वो डिजीज से, एकदम होता नहीं और उससे एकदम सरेंडर जैसे कर दिया. As he feels there is no way where he can get out of the situation, he stops further activity to come out of the diseased state. और कोई कोशिश, सब बड़े बड़े एडल्ट केस में भी हम देखते हैं ना, सर बहुत दिखाए, यहाँ गए वहां गए, अब कुछ बच्चा ही नहीं. किसी और ने लाया होगा तो पेशेंट आते हैं बहुत मुश्किल से, अब नहीं दिखाना. पेशेंट डॉक्टर के सामने भी आके और ये बोली में आ गए, अब नहीं होगा, एकदम हारे हुए होते हैं. द डिस्कंसर्टेड फीलिंग मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिक्स्ड लुकिंग एट वन पॉइंट, है ना. डेलिरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट. अब कुछ नहीं बचा, इसमें हेलिवरस का फीलिंग आ जाता है हमें. डेलिरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट. If this would have been an Ignatia child, और वीडियो में दिखाए थे ना, she would have a fixed look and like torpor, she can hardly move around as she has stopped trying again. समझ में आए? This would have been an Ignatia child, she would have a fixed look and like torpor, she can hardly move around as she has stopped trying to regain. So, the remedy is Valsartan is prescribed to the child and she became normal after third day. तो दिस वाज द केस. और भी बहुत सारे केस है भैया, अगर टाइम परमिट कर रहे तो मैं करूं, नहीं तो ओवर टू. ऐसा लग रहा था कि सर ही बात कर रहे हैं आपकी जुबान से. Oh, that's nice. That is a very huge compliment. Thank you. 1% भी सीख जाऊं तो thank you so much. हमने सामने खड़ा कर दिया अपने सर को, ऐसा लगा. Thank you so much. Thank you दीदी. हम अचिंतो चौधरी सर को सुनते हैं और फिर आगे की कड़ी में देखते हैं. और अभी तो और भी बहुत सारा सीखना है आपके थ्रू मोहंती सर का, जो उन्होंने आपको सिखाया, अब वो आप हमें सिखाइए. आपको सिखाती हूँ तो बहुत कुछ सीख भी जाती हूँ. नमस्ते सबसे. कैमरा ऑन करिए. नहीं वीडियो मत करो अभी. मैं आवाज दे रहा हूँ. सर देखना है आपको, अभी देखने में नहीं अंधेरा हो गया एकदम. आज थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे सर के लिए.
बीच में कर देंगे, बीच में कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक तो है, एक मिनट रुक जाओ। ओके निचिंतो सर। हाँ हाँ, राइट राइट, कंटिन्यू करिए सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। और नमस्ते। सर को भी बहुत सारे नमस्ते, प्रणाम। मैं इस माइंड में तो मैं आया हूँ सर के लिए आया हूँ। सर ने मुझे लेके आया इसमें। मेरा प्रैक्टिस 25 साल 25 इयर्स हो गई है, लेकिन वो चलता रहता था, लेकिन उनमें कोई जान नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मैं एंजॉय करता हूँ होम्योपैथी से। मैं थोड़ा सा एक बताऊँ कैसे मैं आया हूँ इस सिस्टम में। 2010 साल में मेरा बच्चा, उस समय क्लास 7 में पढ़ते थे, उसका भी बुखार आ गया और वो बुखार 3 महीना तक कंटिन्यू हुआ। मैंने यहाँ 3-4 डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने दिल्ली लेके गया था। तब सर के बारे में मैं नहीं जानता था। दिल्ली एम्स में दिखाया और बहुत सारे दिखाया, लेकिन मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। मैं यहाँ से चेन्नई चला गया, वेलोर चला गया, कलकत्ता चला गया, लेकिन कहीं पर ठीक नहीं है। 3 महीने का बाद हम लोग एकदम छोड़ दिया, ये बच्चा क्या होगा। अभी 3 महीना 90 डेज हो गया इसका बीमार है, बुखार नहीं उतारते हैं। मेरा एक फ्रेंड है मनोज को मैंने बोला, मनोज बोला जी एक काम करते हैं, दिल्ली में एक डॉक्टर है मोहंती नाम के, उनसे तो तुम बात करो। अल्लाह ठीक है। रात 10 बजे उसने नंबर दिया। मैं सर को फ़ोन किया, जी मैं अचिंतो चौधरी बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी से, आप डॉक्टर मोहन? तो बोला हाँ बताओ। बोले मनोज नंबर दिया। बोला हाँ बोलो। मेरा बच्चा का तो हिस्ट्री बताया। बोले एक काम करो तुम, बच्चा सामने है या है? तो बोले बच्चा को फ़ोन दो। तो मैंने बच्चा को बोला नहीं सर ने बात करना चाहता तेरे को। बच्चा फ़ोन नहीं लिया। उस समय उसका बुखार चल रहा है। उसने क्या किया, वो फ़ोन नहीं लिया। मैंने बोला सर वो तो फ़ोन बात नहीं करना चाहता है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर एक बार दो। मैंने फिर एक बार दिया तो फिर नहीं लिया। तो सर ने पूछा जी ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं। तो वो क्या कर रहा है? मैंने बोला जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो हंस रहा है, और जो मोबाइल उसको दे रहा हूँ वो कंबल का नीचे चला जाता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, बेलेडोना है तुम्हारा पास? बोला है। तो बोले 6 है? 6। बोले तुम दे दो, 3 डोज दे दो और कल सुबह मेरे को फोन करो। मैं सोचने लगा 3 महीना हो गया, अभी बेलेडोना 6। भाई ये तो होम्योपैथी में मैंने सीखा नहीं, होम्योपैथी कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, इतना सारा फ्रेंड है, सब ने, इतना डॉक्टर ने मेरे को सिखाया, सब कलकत्ता का बड़ा बड़ा डॉक्टर, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। मैंने जब 6 दिया, आधा घंटे के बाद मैंने थर्मोमीटर लगाया, 102 से 1 पॉइंट घाट हुआ, 1 पॉइंट। सुबह 7 बजते पूरा रात हम जगे थे और थर्मोमीटर देते रहे। सुबह 7 बजे तक उसका टेम्परेचर 97 हो गया। ये पहली बार हुआ 3 महीने के अंदर। तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को, सर को फ़ोन किया 9 बजे 10 बजे। मतलब सर अभी तो 97 हो गया, बच्चा ठीक हो गया, खेल रहा है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो चलो। तो और तो मेरा सर से बात नहीं किया। मैंने मनोज को बोला मनोज भैया क्या हो गया भाई, ये कैसे होता है? तो मैंने नहीं सुना। तो फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर ये कैसे हुआ, हमको सिखाइए तो ज़रा। बोले सीखने के लिए ऐसे फ़ोन में नहीं होगा, तुम दिल्ली आना पड़ेगा। बोला दिल्ली आना पड़ेगा? आ जाएंगे। तो 2 महीने के बाद एक सेमिनार था दिल्ली में, मैं वहाँ चले गए दिल्ली में। वो द्वारिका में हुआ, शायद द्वारिका, हाँ उस जगह का नाम है। 4 दिन का सेमिनार था। मैं तो जाके देखा, जो तज्जब बन गया, अरे भाई होम्योपैथी ऐसे होते हैं। तब से मैंने सर को फैन हो गया और 10-12 साल बीतर गए। जितना मैंने सीखा मोहंती सर से ही सीखा। कभी डिस्टर्ब नहीं किया सर को मैंने। मेरा मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता था, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते थे कोई सेमिनार में, क्योंकि मैं डिस्टर्ब करूंगा तो सर का मन में जो आएगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एकदम फर्स्ट मैं पहला सीट में बैठता था। जितना सेमिनार में गया
मैं फर्स्ट बैठता था और मेरे नाम हर समय मेरा नाम अचिंत्य अचिंत्य को पुकारते थे। और उनका लड़की का शादी में पुरी में मैं गया था, उन्होंने स्पेशली मेरे को बुलाया था, मैं गया था। तो पिछले साल जिस दिन मैं सुबह 9 बजे मेरे को फोन आया एक, तो अंदर से लगा कि मैं एकदम खाली हो गया, अचानक मैं खाली हो गया। अरे क्या करूं अभी मैं? तो अशोक को मैंने फोन किया, अशोक बोला दादा धीरज रखो, हो जाएगा। तो उस दिन तो इतना खराब लगा कि मैं क्या करूंगी, अभी कैसे प्रैक्टिस करूंगी, कैसे मैं ये कंटिन्यू कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको संभाल लिया और मोहंती सर का जो पावर वो लगता है मेरे अंदर में आ गया। और अभी लास्ट 1 साल में मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ और बहुत याद आ रहा है, खराब भी लगता है बस। और बहुत सारे केस है मोहंती सर से मैंने सीखा, जो याद आता है मैं अशोक को बताता हूँ, कभी कभी बता देता हूँ। और लंबा नहीं करूंगा, आप लोग थोड़ा बताइए जो मोहंती सर का। थैंक यू अचिंत सर। मधुस्मिता मैम और अचिंत सर ने तो बहुत इमोशनल कर दिया, और मधुस्मिता मैम ने तो एक ही सेशन में हमको इतना इमोशनल भी कर दिया और इतना पैशनेट भी कर दिया, सर के इतने अच्छे केसेस बता के, इतना अच्छा रेमेडी डिफरेंशिएशन करके। तो अभी लास्ट ऑफ दिस सेशन मैं भी सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि वैसे तो जो वक्त के साथ जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन इस जिंदगी के सफर में जो लोग छूट जाते हैं ना, वो वापस लौट के नहीं आते हैं, बट उनकी कमी हमेशा हमें खलती रहती है। तो सर के लिए 2 शब्द मैं समर्पित करना चाहूंगी कि जैसी चलती थी दुनिया वैसी ही अब भी चलती है। इस भीड़ भरी दुनिया में अशोक सर सिर्फ आपकी कमी खलती है। सूना सूना है हमारा मन, सूना है हमारा मन और आंगन, बुलाता है बार बार आपको हमारा अपनापन। जैसी चलती थी दुनिया वैसी ही अब भी चलती है। तो ये जो संसार है ना, ये प्रकृति के नियमों पर चलता है और परिवर्तन भी इसका एक नियम है। और ये शरीर तो सिर्फ एक साधन मात्र है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो आप सब लोगों के रूप में, उनकी बुक्स के रूप में, उनके वीडियोस के रूप में हमेशा हमारे दिल में उनको जिंदा रखेगी। थैंक यू। अशोक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अशोक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर को मैंने बाद में पूछा था, सर मेरे बच्चा को आपने कैसे दवा दिए थे? सर ने बोला था ये रूब्रिक है, तुमका रिपार्टरी है। अल्लाह, रिपार्टरी तो केंट है। बोले नहीं, तुमको रिपार्टरी खरीदना पड़ेगा। उन्होंने बोला था प्लेइंग डिजायर टू प्लेड हाइड एंड सीक। अल्लाह बाप रे बाप, ये सब है रिपार्टरी में? तो देखा उसमें बेलाडोरा है सिंगल, ऐसे उन्होंने दिया था। कितना दूर मोहंती सर बैठा था और मेरे बात सुन के उन्होंने वो रूब्रिक पकड़ लिया, प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक, और बेलेडोना दिए थे। थैंक यू। सर को तो मैंने सामने से देखा नहीं, मैं दिल्ली गया था मिलने उनसे। पर बदकिस्मती ऐसी कि जिस दिन उनका सेशन था, शायद हर शुक्र महीने में 1 दिन रखते थे, तो उस दिन सर बाहर थे। तो फिर मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर का सेशन करके आ गया था, और बदकिस्मती मेरी कि मैं सर से नहीं मिल पाया। तो अभी आप लोगों के थ्रू अरुण सर है, मधुस्मिता मैडम है, चिंतु चौधरी सर है, इनकी नजरों से अब हम सर को देख पा रहे हैं। ये सौभाग्य हमारा, और दुख भी है कि हमने इतने पास जाके इतना अच्छा मौका मैंने खो दिया, नहीं मिल पाया सर। आगे मैं डॉक्टर रेशमा मोरे मैडम को बुला रहा हूँ, 2 शब्द बोलेंगी। डॉक्टर रेशमा मोरे जी। गुड मॉर्निंग ऑल। सर को बहुत प्रणाम। सर लास्ट ईयर जब मुझे पता चला, मुझे पहले ही पता चला था कि सर बहुत सीरियस है और एडमिट किए। सो मैंने मेरे सीनियर को पूछा था कि क्या हुआ एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं चल रहा
कि क्या हो रहा है, तो बोला सब लोग टेंशन में ही थे, मतलब स्ट्रेसफुल, पूरा फैमिली जैसे सब स्ट्रेस में थे। तो बोले अभी किसी को बोल मत, तुझे जो समझा है वो, जब कुछ प्रोग्रेस होगा तो हम लोग फोन करके तुम्हें बोल देंगे। तो आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर गुड न्यूज कि कुछ अच्छा आ जाए, कुछ अच्छा है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत बेकार था। मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसी बहुत बेकार ही चीजें सुनने को मिलती थी। और सडनली दूसरे दिन सुबह में पता चला, फोन आया कि सर इज नो मोर। तो उस टाइम मुझे आई वॉज जस्ट कि यार होम्योपैथी से भी मेरा विश्वास उठ गया, ऐसा लगा मुझे उस दिन कि कुछ नहीं कर पाए हम लोग। हम सब लोगों ने भी कोविड के टाइम इतना सारे अच्छे अच्छे केसेस हैंडल किए, बहुत आईसीयू केसेस भी हैंडल किए, लेकिन ये क्या हुआ, मतलब सर गए, विजयकर सर गए। तो सर को मैं एचएचएफ से जानती हूँ, मैंने बहुत 2-3 से 4-5 सेमिनार अटेंड किए सर के। तो उनका जो स्टाइल था कि पेशेंट कैसे विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो रेमेडी निकालते थे, और इजीली, ऐसे हम लोग के कभी कभी स्ट्रेस होके बैठते थे वैसे नहीं, बहुत हंसते खेलते वो रेमेडी निकालते थे। और जब सेमिनार में केसेस थे सर के, तो लाइक अभी मैं क्रैक करूँगी, अभी मैं क्रैक करूँगी, ऐसे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन चलता था। तो मुझे एक केस उनकी याद है। सर ने अनफॉर्चुनेटली मिलिंद राव सर एक्सपायर होने के बाद ये मतलब सर भी गए, तो बहुत बड़ा ऐसे सपोर्ट सिस्टम हिल गया, सब सपोर्ट गए ऐसा लगने लगा। तो सर ने मिलिंद राव सर के आई थिंक डेथ एनिवर्सरी या गुरु पूर्णिमा का दिन सर ने सेमिनार लिया था बम्बई में। तो उन्होंने एक केस प्रेजेंट किया था, छोटी सी नन्ही सी जान थी, 2.5-3 साल की भी बच्ची नहीं होगी, उसकी आंखें, मतलब उसकी पूरा विजन ही चला गया था। तो इतनी वो मतलब प्यारी बच्ची थी पूरे घर वालों की। तो दादा दादी, नाना नानी, सब घर के मतलब जो रिलेटिव्स होते, तो वो सब उसको बहुत बहुत मतलब प्यार करते, और वो भी रिटर्न में बहुत उनका सब करती थी। मतलब इतना छोटा बच्चा और वो सब करती थी, मतलब दादा दादी को तेल लगाना, पैर दबाना। और उन्होंने फिर क्या किया, पूरा दिल्ली के जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर थे वो सबको दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए। फिर उन्होंने उनको मोहंती सर का पता चला, और उन्होंने लड़की को साथ लेके आए वो। तो सर ने पूछा कि क्या हुआ, अभी घर में कैसा सब है। तो सब लोगों ने इसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव बोला। और क्या हुआ, ये छोटी सी है ना बच्ची, तो उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई उस दौरान। तो उसको पता चला यार कोई तो नया आने वाला है घर में। एंड सडनली तो उस दौरान क्या हुआ, मम्मा की केयर लेनी थी और ये बच्ची को भी केयर लेनी पड़ेगी ना, तो उसके नाना नानी उसको लेके जाने वाले थे। तो घर वालों ने मना किया, हम लोग नहीं, हम लोग अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे। तो सडनली व्हाट हैपन, उसको समझ में आया अभी मम्मा इज प्रेग्नेंट, नया बच्चा आने वाला है। तो इसका विजन लॉस्ट होने लगा और टोटली लॉस्ट हुआ। सर ने बहुत ब्यूटीफुली उसको पकड़ा कि सिर्फ 2 रेमेडी है, आई थिंक जेलसी इन न्यूबॉर्न वाला रूब्रिक है, उसमें हाइयोसाइमस एंड इग्नेशिया। और हाइयोसाइमस तो टोटली डिफरेंट सस्पिशियस रहेगा, किसी पे विश्वास नहीं रखेगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारी थी, मतलब सब घर की जान थी, आंखों का तारा थी। और उसको जब पता चला कि नया बच्चा आने वाला है, तो जेलसी डेवलप इन दैट पर्सन। सो सर ने इग्नेशिया दिया और ब्यूटीफुली कवर्ड, उसका विजन वापस है, उसकी लाइफ मतलब वापस मिली, और पूरे घर वालों की भी लाइफ वापस मिल गई। तो बहुत छोटे छोटे पहलू पे सर ध्यान देके बहुत हंसते खेलते सब केसेस सर निकालते थे। बहुत सारे केसेस है, लेकिन मैं बहुत मुझको फॉर्चुनेट समझती हूँ कि सर के मुझे सेमिनार अटेंड करने को मिले, उनकी हंसती हुई छवि मुझे लाइव देखने को मिली। बहुत दुख होता है, ये मतलब याद आता है कि मिलिंद सर नहीं रहे या मोहंती सर नहीं रहे, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि आगे जाके उनको हमको सुनने को नहीं मिलेगा। तो जिधर भी होंगे सर हंसते ही होंगे, शायद हंसता तारा ही बने होंगे,
और हम सबको ध्रुव तारा जैसे ही वो गाइड करेंगे, उनको जहाँ भी होंगे खुशी में रहेंगे। मैं ये दुआ करती हूँ उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। फरिश्ता बन के आए थे सर। सही बात। हमारे साथ मनोज सर जुड़ गए हैं सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी अच्छे होम्योपैथों का एक अच्छे होम्योपैथी की जगह एक अच्छी के रूप में उभर रही है, और उनमें से एक मनोज सर भी हैं। मनोज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहंती सर के बारे में 2 शब्द। मनोज सर। मोहंती सर के बारे में क्या कहूँ, बहुत क्लोज था मैं उनके। यहाँ डॉक्टर अभय कुमार हैं, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्हीं के थ्रू उनसे परिचय भी हुआ था। और बात डॉक्टर रेशमा मोर ने ठीक कही, बहुत फास्ट मेडिसिन पकड़ते थे। एक बार मेरी बेटी को बहुत भयंकर खुजली हो गई, इतनी भयंकर कि मतलब दिन रात परेशान, हाई फीवर। थोड़ा लाउडली बोलेंगे दादा, थोड़ा लाउडली बोलेंगे। अभी ठीक है? तो 104 पे हाल भी चल रहा था। तो उस समय कंडीशन ये थी कि मतलब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, जो भी दवाई देते थे कुछ ये नहीं हो रहा था। तो उस समय डॉक्टर अभय कुमार को फोन किया, तो उन्होंने कहा वो अभी फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, आप तुरंत फोन कीजिए। तो मैंने उनसे फोन से बताया कि ऐसे ऐसी बहुत भयंकर खुजली आ रही है, बहुत परेशान कर रही है। उसको गोद में लेके घुमाते रहना पड़ता था, गोद में घुमाते रहो तो ठीक रहती थी, फिर वही कंडीशन हो जाती थी। तो मैंने कुछ दवाइयां दी थी, पल्सिटिला वगैरह भी दी थी, उसके बाद और भी कई दवाइयां दी थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वही पूछा कि क्या कर रही है, लेकिन ठीक है, ये बस गोद में लेके घूमते रहना पड़ता है, और बिछौने पर डालो तो फिर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है उसका। तो उन्होंने कहा पल्सिटिला 1 mg का 1 डोज दे दो। क्योंकि मैंने पहले दी हुई थी फिर भी कुछ नहीं, उन्होंने तुरंत 1 mg दिया, और आधे घंटे के अंदर उसकी इचिंग वगैरह बहुत कम हो गई, और दूसरे दिन तक काफी फास्ट रिकवरी हो गई। तो बहुत जल्दी पकड़ते थे, और किसी भी दवा को बहुत आसानी से समझाना ये उन्हें आता था, छोटे से में ही डिफ्रेंशिएट कर देते थे। तो उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और उनकी कमी हमें हमेशा खलती है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास हैं। उनके लिटरेचर में, उनके वीडियोज में मैं उन्हें हमेशा अपने पास पाता हूँ, और आज उनकी बदौलत ही मैं डॉक्टर देवाशीष घोष को बहुत मानते थे। हम लोग जब कभी भी सेमिनार में जाते थे, एक बार बहुत लेट पहुंचे थे, हम लोग काफी पीछे थे, उन्होंने स्पेशली बुला के सामने बिठा लिया। तो उनकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन उनकी जो इच्छा थी, जो जैसा है चलते रहना चाहिए, ये उनकी जो आखिरी इच्छा, ये हमें हर तरह से पूरी करनी है। बस ऐसा ही प्रण लेकर हम आगे बढ़ते रहें, और यह जर्नी कभी रुकनी नहीं चाहिए, जो उनकी आखिरी इच्छा थी। ऐसा करके ही मैं समाप्त करता हूँ, और थैंक यू। उनके को बहुत बहुत नमन। थैंक यू। एवरीवन। ओवर टू हिंजल मैडम। मैं कुछ भी सर से नहीं मिला, उनसे कुछ भी वो इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ, पर आज जितना कुछ सुना और इसके पहले जो सुनते हम, बस ये लगता है कि ये लोग संत पुरुष थे, महान आत्माएं थी, जो हमने भगवान को नहीं देखा पर इन लोगों को देखा, और मैं बदकिस्मत था जो उनसे नहीं मिल सका। पर हाँ, अभी हमें ये कर्तव्य करना है कि जो राह इन लोगों ने दिखाई है, जो राह हमें सर लोगों ने दिखाई है, जितने इजी होके इन्होंने सिखाया है सबको, हॉरिजन ग्रुप भी कोशिश करेगा कि हम सर की राह में चलें, और होम्योपैथी के लिए और आम आदमी को होम्योपैथी से जोड़ने के लिए अपने अभियान में आगे बढ़ें। और
मुझे आज के दिन पे ये बोलते हुए खुशी हो रही कि हम लोग एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं, हर घर होम्योपैथी, जिसमें हम आम आदमी को होम्योपैथी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम है 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 2 से 4, 4 से 6 होंगे, लेकिन इस मिशन पे हम लोग चल दिए हैं, काम चालू कर रहे हैं और उसमें आप सभी लोगों की सहायता रहेगी और आशा है कि सर का आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से ऐसा दिन आएगा कि हर घर होम्योपैथी में लोगों को मालूम होगा कि हाँ होम्योपैथी कोई चीज। अभी भी कई लोग साबूदाना की गोली बोलते हैं, वो दिन ना देखना पड़ेगा। बस इसी आशा के सर का आशीर्वाद चाहते हुए आज की मीटिंग मैं वाइंड अप करना चाहूंगा और हिंजल मैडम की फॉरवर्ड करूंगा। हिंजल मैडम। थैंक यू अशोक सर और थैंक यू HSH ग्रुप सर के लिए ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने के लिए। हमको इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से उनके बारे में सुनने को मिला। तो जैसे मैंने कहा ना, मैं उनसे नहीं मिली हूँ, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स उनसे नहीं मिले हैं, तो उनके बारे में आज बहुत कुछ सुनने को मिला। और जैसे सर ने बोला ना कि उनकी सूरत भगवान से मिलती होगी, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए कुछ लाइंस कहना चाहूंगी कि हम में से किसी ने रब को तो नहीं देखा, उसकी शक्लो सूरत कैसी होगी, इंसान को इतना सुंदर बनाने वाले खुद उसकी सूरत कितनी सुंदर होगी, यह जिज्ञासा मेरी ही नहीं हम सब की बनती तो होगी। वो हमारे मोहंती सर ही तो थे जिनकी सूरत उस खुदा से जरूर मिलती होगी। तो अब उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनकी जो शिक्षा है, जैसे वो कहते थे कि रेपर्टरी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो, तो बिल्कुल जुनून के साथ, पैशन के साथ हम होम्योपैथी को पढ़े, सीखे, समझे और हमारे पेशेंट्स में अप्लाई करें। यही अगर हम करेंगे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम यही अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। थैंक यू।